दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लॉ जुगाड़ से। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अपनी एक नई सीरीज़ की शुरुआत किए हैं फॉरेंसिक साइंस की। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे फॉरेंसिक साइंस में एविडेंसेस अंडर फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, तो देरी ना करते हुए जल्दी से अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, तो जब हम मेनली एविडेंसेस की बात करते हैं फॉरेंसिक साइंस के अंडर में, तो दो टाइप के एविडेंसेस आते हैं। एक क्या अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, दूसरे ओरल एविडेंस है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मतलब कि दस्तावेजी साक्ष्य, और दूसरे क्या ओरल एविडेंस मतलब मौखिक साक्ष्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किनकी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कंसिस्ट ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स prepared in the course of professional duty and produced before the court। मतलब कि दस्तावेजी साक्ष्य ऐसे साक्ष्य होते हैं जो कि अपनी जो है कोर्ट प्रोफेशनल ड्यूटी पूरी करने के साथ साथ जो है कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट्री वो एविडेंस हम पढ़ेंगे, कौन सा, मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट इज अ रिटन स्टेटमेंट इशूड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब जैसे आपने भी कई बार मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया होगा कि जब आप बीमार हो जाते हैं तो कॉलेज वगैरह नहीं जा पाते हैं, कोई एग्जाम वगैरह है आप नहीं अटेंड कर पाते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते हैं और दे देते हैं। तो इसके कॉमन टाइप क्या होते हैं, सिकनेस सर्टिफिकेट यानी बीमारी का, इंजरी अगर आपका एक्सीडेंट वगैरह हो गया कुछ। ठीक है, तीसरा क्या है, एज सर्टिफिकेट। मेडिकल एक्सपर्ट भी ये सर्टिफाई कर सकते हैं कि आपकी एज क्या है। चौथा क्या है, फिटनेस सर्टिफिकेट। फिर क्या है, डिसेबिलिटी, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में डिसेबिलिटी कोटाज होते हैं कि कौन से लेवल की डिसेबिलिटी है आपको, ये कौन कहाँ से सर्टिफाई होता है, जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, इसके एसेंशियल क्या है कि इसमें डेट एंड प्लेस और एग्जामिनेशन लिखा हो। ठीक है, नेम और पर्टिकुलर्स ऑफ पेशेंट होने चाहिए, फाइंडिंग्स ऑफ एग्जामिनेशन के उसमें क्या क्या मिला, सिग्नेचर और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए डॉक्टर का। ठीक है, इसीलिए जब लोकल एविडेंस आप बनवा के ले जाते हैं तो वो जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इसकी जो है अब हम बात करेंगे एविडेंट्री वैल्यू क्या है, कि मतलब साक्ष्य की जो है वैल्यू क्या है, कि अगर कोर्ट में हम इसको सबमिट करें तो क्या इसकी एविडेंट्री वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट सर्व एज अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ पर्सन्स फिजिकल और मेंटल कंडीशन। यानी कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो किस चीज़ का प्रूफ होता है, किसी पर्सन की फिजिकल या मेडिकल कंडीशन का, कि उसकी फिजिकल या मेंटल हालत कैसी है। ठीक है, इसकी फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो ये क्या मदद करता है हमारी, कि नेचर ऑफ इंजरीज की, मतलब कि जो इंजरीज हुई उनका नेचर कैसा है, ड्यूरेशन ऑफ इलनेस की, कब से कब तक इंसान बीमार रहा, एज ऑफ अ पर्सन की, उसकी उम्र क्या है, या फिर फिजिकल फिटनेस और इनकैपेसिटी की, मतलब कि फिजिकल फिटनेस उसकी कैसी, या इनकैपेसिटी की, मतलब कि जिस चीज़ का आरोप उस पर लगाया जा रहा है, हो सकता है कि वो उस चीज़ को करने का मतलब कैपेबल ही ना हो फिजिकली। ठीक है, जैसे कि मान लिया किसी व्यक्ति पर एक चोरी का आरोप लगा है और उस घर की जो दीवार है वो 10 फीट की है, पता लगा वो इंसान ही विकलांग है, तो क्या वो उस घर को फाड़ करके चोरी कर पाएगा, तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना टाइप ऑफ एविडेंस क्या है, मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स। मेडिकल लीगल रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट होती हैं जो कि किसी मेडिकल ऑफिसर द्वारा तैयार की जाती हैं। ठीक है, ऐसे केसेस में होती हैं जिसमें कोई इलीगल इम्प्लीकेशन हो। ठीक है, इन रिपोर्ट्स में क्या होता है आखिरकार, इन रिपोर्ट्स में होता है कि कई आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर्स, मतलब कि पहचान संबंधी जितने सारे विवरण होते हैं। ठीक है, इंसिडेंट की हिस्ट्री होती है। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ फाइंडिंग्स, मतलब जो सारी चीज़ें मिली हैं उनका परीक्षण होता है। ठीक है, नेचर ऑफ इंजरीज बताया जाता है इसमें, ओपिनियन रिगार्डिंग वेपन एंड कॉज, मतलब कि जो वेपन यूज हुआ है और उसका क्या कारण था उसके बारे में उसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसके ओपिनियंस होते हैं। इसकी इम्पॉर्टेंट क्या है, तो मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीसेज ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होती हैं जो कि क्रिमिनल ट्रायल होते हैं हमारे। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें इनके यूजेस की, तो इनका यूजेस होता है असॉल्ट के केस में, मतलब कोई हमला होता है उसमें, रोड एक्सीडेंट्स, सेक्सुअल ऑफेंसेस, इनमें बहुत ज़्यादा यूज होते हैं क्योंकि डीएनए रिपोर्ट से ही मतलब पता चलता है कि इंसान का वजाइनल जो स्वैब लिए जाते हैं, मतलब कि उसमें से उसका स्पर्म मिला या नहीं मिला, सलाइवा मिला या कुछ हुआ। ठीक है, पॉइजनिंग केसेस, मतलब कौन से टाइप का जहर था, क्या था, और उसके ट्रेसेस, मतलब कि वो जहर इजीली अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर कस्टोडियल इंजरी, जैसे कि आपको पता है कि हिरासत में लगी चोटें, की मतलब कि आप
आपको अगर कोई पुलिस वाला कस्टडी में मारता पीटता है या कुछ करता है तो आप उसके खिलाफ भी कस्टोडियल इंजरीज को लेके कंप्लेन कर सकते हैं। तो उसकी जो जांच होती है वो मेडिकल लीगल रिपोर्ट में होती है। ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही ये सारी रिपोर्ट्स बनती हैं, ठीक है। तो ये इनकी एविडेंटरी वैल्यू क्या होती है, मतलब साक्ष्यिक मूल्य इनका क्या होता है कि दे प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक फाइंडिंग दैट असिस्ट द कोर्ट इन डिटरमाइनिंग फैक्ट, कि ये कोर्ट को असिस्ट करती हैं कि साक्ष्य निर्धारण में, तथ्य निर्धारण में, ठीक है। आगे चलो, अपने तीसरे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा एविडेंस का टाइप है वो क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन, यानी कि मृत्यु के समय दिया गया कथन, ठीक है। डाइंग डिक्लेरेशन इज ए स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन रिगार्डिंग द कॉज और सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज डेथ व्हेन द कॉज ऑफ डेथ इज इन क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए। तो ये कब दिया जाता है, किसी पर्सन को जब वो पर्सन मतलब मौत की कगार पे खड़ा हो, तो वो जो अपनी मौत के संबंध में या किसी अन्य घटना के बारे में जो जानकारी देता है, तो कोर्ट ये मानता है कि वो जानकारी, मतलब मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। इसकी मैक्सिम क्या है, नेमो मॉर्टोरियस परस्यूमिटर मेंटायर, कि मतलब अ पर्सन ऑन द वर्ज ऑफ डेथ इज नॉट प्रेजेंट टू लाई, कि जो पर्सन जो है मरने की कगार पे खड़ा हो वो झूठ नहीं बोलता। इसके एसेंशियल क्या है कि डिक्लेरेंट है जो मस्ट बी मेंटली फिट होना चाहिए, क्योंकि वो पागल नहीं होना चाहिए कि मतलब कोई भी पागल है मरने के टाइम कुछ भी बोल के चला जाए तो क्या कोर्ट उसे सच मान लेगा। स्टेटमेंट शुड बी वॉलेंट्री, मतलब कि बिना किसी दबाव में ना हो, स्वेच्छा से दिया गया। इट मे बी ओरल, रिटन और कन्वेड बाय साइंस, की मतलब कि या तो मौखिक हो सकता है या तो लिखित हो सकता है, या वो इशारा करके भी बातें बता सकता है। प्रेफरेबली रिकॉर्ड बाय या मजिस्ट्रेट, की मतलब कोर्ट ये देखता है कि किसके सामने दिया गया है, तो इसको प्रेफरेबली मतलब कि किसके साथ उन्हें रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, मजिस्ट्रेट के सामने। अब इसमें रोल ऑफ मेडिकल ऑफिसर का क्या रोल है कि डॉक्टर शुड सर्टिफाई, डॉक्टर को ये मतलब कि एकदम सर्टिफाई करना चाहिए कि कॉन्शियसनेस ऑफ पेशेंट, की पेशेंट की जो मनोभावना थी, उसकी चेतना थी, वो उस समय जब उसने वो क्या कहते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन दिया है उस समय क्या थी, ठीक है। तीसरा क्या है, दूसरा क्या है, मेंटल फिटनेस, मतलब कि जब उसने ये कथन दिया, जब ये स्टेटमेंट दिया तो उसकी मेंटल फिटनेस जो है ठीक थी, वो अपने होशो-हवास में था, ऐसा कि नहीं कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो और वो कुछ भी बोल के चला जाए, ठीक है। इसकी एविडेंटरी वैल्यू चलिए हम देखते हैं। अ ट्रूथफुल एंड रिलायबल डाइंग डिक्लेरेशन में फॉर्म ऑफ द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन, इसका मतलब ये है कि मृत्यु के पूर्व दिया गया कथन किसी भी कन्विक्शन का एकमात्र आधार भी बन सकता है। समझ गए इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। तो चौथा जो अपना एविडेंस है वो क्या है, डेथ सर्टिफिकेट। डेथ सर्टिफिकेट इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सर्टिफाइंग द फैक्ट, डेट एंड कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। तो डेथ सर्टिफिकेट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो ये सर्टिफाई करता है कि मौत किस कारण से हुई, उसकी डेट क्या थी, ठीक है, सारे फैक्ट्स बताता है, ठीक। इसमें क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, नेम ऑफ द डिसीज्ड, जो मरने वाला है उसका नाम, डेट एंड प्लेस ऑफ डेथ, की मतलब कब और कहाँ पे मृत्यु हुई उसकी, कॉज ऑफ डेथ जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कॉज ऑफ डेथ मतलब कि किस कारण से उसकी मृत्यु हुई है। सर्टिफिकेशन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है उसका जो सर्टिफिकेशन है वही करे, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी है, उसमें टाइम ऑफ डेथ भी मेंशन होना चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम ऑफ डेथ जरूर होना चाहिए। और ये जो टाइम ऑफ डेथ होता है ये कोई एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होता। ये क्या होता है कि एक अप्रॉक्सीमेट होता है, कि मान लिया 2 बजे से 4 बजे के बीच में या 4 से 6 के बीच में, मतलब कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता है कि 4:10 पे। डॉक्टर क्या बताएगा कि 4 से 5 के बीच में इस इंसान की मौत हुई, ठीक है। इंपॉर्टेंस इसके देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंस है। ये क्या है कि पब्लिक हेल्थ पर्पजेज और स्टैटिक पर्पजेज और लीगल प्रूफ ऑफ डेथ में इसकी इंपॉर्टेंस होती है। इसकी फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो ये क्या बताता है, फैक्ट ऑफ डेथ की किस कारण से डेथ हुई, टाइम ऑफ डेथ और मेडिकल कॉज जो है डेथ का वो बताता है, ठीक है। अब अगली कैटेगरी जो हमारी वो क्या है, ओरल एविडेंसेस, यानी कि मौखिक साक्ष्य, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे ओरल एविडेंसेस की। तो ओरल एविडेंस क्या होते हैं कि इनके रिकॉर्ड होने के पहले ही जो शर्त है वो क्या है कि ये कोर्ट के
सामने जो है ओथ में दिए जाने चाहिए, मतलब शपथ के अंदर में दिए जाने चाहिए। किसी भी कोर्ट में आप पहले शपथ लेंगे, उसके बाद एविडेंस देंगे। ओरल एविडेंस इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं जो अक्सर उनका एक्सप्लेनेशन या ऑथेंटिकेशन कोई पर्सन जिसने बनाया है उसकी आवश्यकता पड़ती है, जबकि ओरल एविडेंसेस में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से हमारे ओरल एविडेंसेस होते हैं। सबसे पहला क्या है? डाइंग डिक्लेरेशन एज ओरल एविडेंस, यानी कि मृत्यु के पूर्व कथन ओरल एविडेंस के रूप में। ठीक है, तो ऑल्दो ऑफन रिकॉर्ड इन राइटिंग एंड अ डाइंग डिक्लेरेशन में आल्सो भी ओरल, यानी कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है हमारा, जो मृत्यु के पूर्व कथन है, वो राइटिंग में भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। एग्जाम्पल, एक विक्टिम है, वो कहता है कि एक्सपोर्ट कैरोसिन ऑन मी एंड सेट ऑन फायर। तो एक जो आदमी है, जो विक्टिम है, मतलब पीड़ित है, वो कहता है कि फला आदमी ने मेरे ऊपर कैरोसिन डाली और क्या किया, आग लगा दी। अ पर्सन हु हर्ड द स्टेटमेंट में टेस्टिफाई बिफोर द कोर्ट। तो एक ऐसा आदमी जिसने यह टेस्टिमनी सुनी है, वो कोर्ट के सामने क्या अंडर ओथ क्या कर सकता है, इस स्टेटमेंट को टेस्टिफाई कर सकता है। इसकी लेकिन कुछ कंडीशंस होंगी। कंडीशन क्या होंगी? द स्टेटमेंट मस्ट रिलेट टू द कॉज ऑफ डेथ, की जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है, यानी जो गवाही दी जा रही है, वो जो कॉज ऑफ डेथ है उसी से रिलेटेड हो। दूसरा क्या है? द विटनेस मस्ट एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस व्हाट ही वॉज हर्ड, मतलब कि वो सारी चीज़ें बता सके एग्जैक्टली। ठीक है, और एक्यूरेटली मतलब कि एकदम सही से बता सके कि यही यही हुआ था जो उसने सुना था। इसका फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो द मेडिकल ऑफिसर में टेस्टिफाई रिगार्डिंग मेंटल फिटनेस ऑफ द डिसीज, जो डिसीज था, मतलब जिसकी मृत्यु हुई, उसके मेंटल फिटनेस जो है कौन टेस्टिफाई करेगा? मेडिकल ऑफिसर। दूसरा, एबिलिटी टू स्पीक, कि वो बोल सकता था कि नहीं, पता लगा वो गूंगा था और आप कह रहे हो कि उसने जो डाइंग डिक्लेरेशन दिया है। तीसरी क्या? टाइम व्हेन डिक्लेरेशन ऑफ वॉज मेड, कि मतलब कि जो डिक्लेरेशन का टाइम है वो जो है डेथ के पहले का होना चाहिए। हो सकता है कि अगर आपने बताया कि 5 बजे उसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया और जबकि उसकी मृत्यु कब हो गई थी? 4 ही बजे हो गई थी, तो फिर कैसे बातें मेल खाएंगी? ठीक है। सेकेंड क्या है कि डिपोजिशन ऑफ अ मेडिकल विटनेस टेकन इन अ लोअर कोर्ट, किसी भी निम्न न्यायालय में किसी मेडिकल विटनेस द्वारा दिया गया बयान। इस बयान के रिकॉर्ड होने की भी एक कंडीशन है कि ये क्या है? अंडर ओथ बिफोर अ कोर्ट, मतलब अगर इस बयान को मतलब कि अगर रिकॉर्ड होना है, इस टेस्टिमनी को, तो वो बिना शपथ के नहीं हो सकती। अच्छा, मेडिकल विटनेस क्या होता है? अब मेडिकल विटनेस कौन हो सकता है? एक ट्रीटिंग डॉक्टर जो इलाज कर रहा था, ठीक है। अटॉप्सी सर्जन, यानी कि जिसने पोस्टमार्टम किया उस डेड बॉडी का। तीसरा क्या? फॉरेंसिक एक्सपर्ट। चौथा क्या? टॉक्सिकोलॉजिस्ट। ठीक है, इसका पर्पज क्या होता है? तो ये एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करता है? जो मेडिकल फाइंडिंग्स हुई, कि मतलब कि डॉक्टर ने क्या देखा, कि उसने जहर खाया था या हमने क्या दवा दी, उसका क्या रिएक्शन हुआ। ठीक है, नेचर ऑफ इंजरीज, कि मतलब कि जो उसके शरीर पे घाव थे उनका नेचर कैसा था। अभी आगे जब हम ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि इंजरीज क्या होती हैं, कितने प्रकार के घाव होते हैं, ठीक है, और कितने प्रकार के जहर होते हैं, कितने प्रकार के हथियार होते हैं, किस हथियार से कैसा क्या होता है। ठीक है, और जो घाव होते हैं वो क्या बताते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हम देखते हैं कि कॉज ऑफ डेथ क्या था। फिर टॉक्सिकोलॉजिकल रिजल्ट देखते हैं कि मतलब कि कोई जहर वगैरह तो नहीं पाया गया था। फिर उसके बाद क्या पर्पज है इसका, कि जो जो एक्सपर्ट के साइंटिफिक ओपिनियन है, जो एक्सपर्ट ने अपने ओपिनियन दिए हैं, उसकी राय क्या थी इस बारे में। ठीक है, इम्पॉर्टेंस क्या है अब इसकी, तो द डिपोजिशन बिकम्स पार्ट ऑफ द जुडिशियल रिकॉर्ड, कि जो ये डिपोजिशन है, जो स्टेटमेंट दिया जाता है, वो क्या हो जाता है? जुडिशियल रिकॉर्ड का पार्ट हो जाता है, एंड मे बी रिलाइड अपॉन इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग, तो जो आगे आने वाली सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग है उनमें उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। तो ड्यूटी, फिर क्या होता है, हम आगे क्या पढ़ेंगे? ड्यूटीज़ ऑफ मेडिकल विटनेस, जो कि मेडिकल विटनेस है उसकी कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं। वो क्या? स्पीक ट्रुथफुली, वो सच बोल रहा हो। रिमेन इम्पार्शियल, मतलब कि वो बायस्ड ना हो, निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रखे। ठीक है, स्टेट साइंटिफिक फैक्ट ओनली, ठीक है, वो सिर्फ जो साइंटिफिक फैक्ट हैं उनके बारे में ही बात करे। अवॉइड स्पेकुलेशन मतलब कि बातें ना बनाएं कि मुझे ये लगता है, वो सिर्फ फैक्ट्स पे ही रिलाई करे, कि जो चीज़ें फैक्ट्स हैं, जो सच हैं, जो वास्तव में हुई हैं, उनकी बात करें, ना कि स्पेकुलेशन यानी मनगढ़ंत बातें बनाए। एक्सप्लेन टेक्निकल टर्म्स क्लियरली, जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको क्लियरली एक्सप्लेन करें। इसकी एविडेंटरी वैल्यू की अगर हम बात करें तो अ मेडिकल विटनेस इज ट्रीटेड एज एन एक्सपर्ट विटनेस। ठीक है,
तो आप हमने पहले ही सीआरपीसी में और बीएनएसएस में देखा है कि कैसे कि एक एक्सपर्ट वैल्यू को अब क्या क्या किया जाता है, एज एविडेंस माना जाता है, ठीक है। एंड असिस्ट द कोर्ट इन अंडरस्टैंडिंग साइंटिफिक मैटर्स बियॉन्ड ऑर्डिनरी नॉलेज। तो जो मेडिकल विटनेस है वो एक एक्सपर्ट की तरह, एक एक्सपर्ट विटनेस की तरह ट्रीट होता है, जो कि क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग बिठाता है कोर्ट की किन मामलों में, साइंटिफिक मैटर्स में, बियॉन्ड ऑर्डिनरी की जो एक साधारण आदमी की नॉलेज है उससे परे जाकर के जो है साइंटिफिक मैटर्स में कोर्ट की नॉलेज को बढ़ाता है, ठीक है। अब अगर हम इनमें अंतर की बात करें कि डिस्टिंक्शन बिटवीन डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज एंड ओरल एविडेंसेज, ठीक है। इनमें अगर अंतर की बात करें तो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज होते हैं हमारे वो रिटन फॉर्म में होते हैं, और जो ओरल होते हैं वो स्पोकन फॉर्म में होते हैं, यानी कि मौखिक होते हैं, ठीक है। ये एक परमानेंट रिकॉर्ड होते हैं और ये इनको क्या है कि कोर्ट के सामने ही दिया जाना आवश्यक है, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज होते हैं वो क्या है, उसमें सर्टिफिकेट और रिपोर्ट्स होती हैं। इसमें क्या है कि केवल स्टेटमेंट्स होते हैं विटनेस के, ठीक है। इसमें क्या होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस में कि प्रिपेयर्ड बिफोर ट्रायल, कि ये जो ट्रायल के पहले ही तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ओरल एविडेंसेस हैं वो ट्रायल के दौरान ही दिए जाते हैं, ठीक है। फिर और क्या है कि रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी, ठीक है। ये इनमें क्या ज़रूरी होता है कि मतलब कि ये प्रूफ आवश्यक होता है कि ये प्रमाणिक हैं कि नहीं है, ये सत्य हैं कि नहीं, इनका प्रमाण होना आवश्यक है। और ये जो होता है क्या होता है, एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, इनको प्रूव करने के लिए जो है हमने जैसे कि पहले पिछले वीडियो में पढ़ा था, एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, उसका होना क्या है, जरूरी है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज की बात कर लेते हैं। केस लॉ हमारा केस लॉ है कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अ ट्रूथफुल एंड वॉलेंट्री डाइंग डिक्लेरेशन कैन फॉर्म द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। दूसरा केस क्या है अपना, लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। साइटेशन लिखना यार मैं भूल गया, ठीक है, मैनेज कर लेना, या अगर आपको लगे तो आप सर्च करके भी साइटेशन निकाल लेना, ठीक है। तो इसमें क्या कोर्ट ने बताया कि द अब्सेंस ऑफ डॉक्टर्स सर्टिफिकेट डज नॉट ऑटोमेटिकली इनवैलिड अ डाइंग डिक्लेरेशन, कि अगर डॉक्टर के सर्टिफिकेट की एब्सेंसी है, कि मतलब डॉक्टर का सर्टिफिकेट उपस्थित नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली इनवैलिडेट डाइंग डिक्लेरेशन को नहीं कर देगी अगर एविडेंस प्रूव करता है कि द डिक्लेरेंट जो है वो मेंटली फिट था, कि मतलब कि जिसने ये बयान दिया अगर वो मेंटली फिट था, ये एविडेंस प्रूव करता है, तो डॉक्टर के सर्टिफिकेट का ना होना ये प्रूव नहीं कर देगा कि ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। पानीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में क्या था कि द कोर्ट लेड डाउन प्रिंसिपल्स गवर्निंग रिलायबिलिटी एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। कोर्ट ने इसके डाइंग डिक्लेरेशन के रिलायबिलिटी और एडमिसिबिलिटी के प्रिंसिपल दिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक आने के लिए, ठीक है, इतनी लंबी क्लास देखने के लिए। अगले वीडियोज़ में और भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसको मैं बहुत ही कम टाइम में आपको ख़त्म करके दे दूँगा, ठीक है।